इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 11th हिंदी आरोह। आज का हमारा विषय है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें। सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। वे आंखें, इसका सरलार्थ देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि पंत इसमें कह रहे हैं कि शोषित किसान की बात कर रहे हैं कि जिसको शोषित किया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, दुख दिया जाता है, ऐसे किसान की बात करते हुए कवि कहते हैं कि शोषित किसान की गड्ढों में धंसी हुई आंखें जो हैं वे अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती हैं। सरीखी का मतलब होता है के समान, गुहा हो गया गुफा, मतलब उसकी गहरी, जो मतलब दुख सहन कर करके या रो रो के जिन पर गड्ढे पड़ गए हैं, ऐसी आंखें गुफा के समान गहरी दिखाई दे रही हैं। उन आंखों से डरता है मन। उसकी उन आंखों को, दुख भरी आंखों को देखकर मन में एक अनजान भय होता है, मतलब एक अनजान सा डर उन्हें देखकर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ दारुण का अर्थ क्या आएगा? कठोरता, निर्दयता या बिना दया के। और दैन्य का हो गया दयनीयता। कहते हैं कि उनमें ऐसा लगता है, उन गहरी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उनमें बहुत दूर तक कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन। नीरव होता है मौन, मौन रुदन, रुदन हो गया रोना, भरा हुआ हो। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख फैला हुआ दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। इसमें कवि कह रहे हैं कि किसान का जो अतीत था उसे याद करते हुए बता रहे हैं कि किसान का अतीत बड़ा अच्छा था। जब उसके पास खेत खलिहान थे तो वे सदा खुद को स्वाधीन समझता था, आज़ाद समझता था। कहते हैं ना, वे स्वाधीन किसान रहा। जब उसके पास खेत खलिहान थे तब वे आज़ाद किसान था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। वे जैसे चाहता था वैसे अपने खेतों में पैदावार करता था। अभिमान भरा आंखों में इसका, तब उसकी आंखों में एक गर्व था क्योंकि उसके पास अपने खेत थे, तो उसके अंदर एक गर्व का, एक अभिमान उसकी आंखों से झलकता था। छोड़ उसे मझधार आज, कहते हैं, परंतु आज वे अकेला पड़ गया है क्योंकि संसार ने उसे बीच मझधार अर्थात समस्याओं के बीच में, मझधार में मतलब पानी के बीच में वैसे होता है मझधार का मतलब, लेकिन यहाँ मझधार का अर्थ क्या आएगा कि उसे समस्याओं के बीच में छोड़ दिया है। संसार कगार सदृश बह खिसका। संसार जो है, कगार होता है किनारा, एक सदृश होता है के समान, तो एक किनारे की ओर बहने के समान संसार के लोग जो हैं उसे दुख में छोड़कर, समस्याओं में छोड़कर अलग हो। कहने का भाव क्या है कवि का कि जब उस किसान के पास कुछ नहीं रहा, तो यहाँ पर उन्हीं किसानों का दुख बताया गया है जिनके खेत खलिहान कर्जे में डूबने के कारण उनसे छीन लिए जाते हैं या उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ऐसे किसान की हालत बताई है कि किस तरह से जब उस पर दुख का पहाड़ टूटा तो लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया। इन दो पैराग्राफ्स का शिल्प सौंदर्य भी समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण है और
अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार दिखाया गया है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। भाषा में प्रवाह और शैली भावात्मक व वर्णात्मक। तो ये था इसका शिल्प सौंदर्य इन 2 पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में अब देखते हैं कि किसान का जीवन, दुख जो जीवन में आए उसके, उन दुखों से पहले उसका जीवन कैसा था। तो कवि कहता है, लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वे अब जिनसे। दृगों हो गया उसकी आंखें, आंखों से। बेदखल होना होता है हिस्सेदारी से अलग होना। हंसी थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण होता है तिनका। तो कहता है कि किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के सामने उसे अपने खेत लहराते हुए नजर आते हैं। कहते हैं ना, लहराते वे खेत दृगों में, उसकी आंखों में वे खेत लहराते हैं। हुआ बेदखल वे अब जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। मतलब कर्जों में डूब जाने के कारण जो से उसके हाथ से छिन गए हैं जो उसके खेत थे, तो उसे वे याद आ रहे हैं, उनकी हरियाली याद आ रही है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कहते वो खेत ऐसे थे जिसमें लहलाते खेतों को देखकर उसके घर के हालात पता चलते थे कि वे कितने हरियाली से पूर्ण था। जैसे उसके खेत थे उसी तरह उसका जीवन भी खुशहाल था। एक एक तिनका जो उसके खेत का उसके जीवन की, उसके सुखमय जीवन की को दर्शाता था। कहने का भाव क्या है कि जो उसके खेत थे, जो तब उसके अपने थे, उन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वे सब कुछ खत्म हो गया है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा कौन हुआ? मतलब किसान की आंखों में आंखों का तारा हो गया उसका पुत्र। उसके आंखों के तारे उसके पुत्र का ही चित्र उसकी आंखों में लगातार घूमता रहता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन होते हैं जमींदार के नौकर। तो कहते हैं जमींदार के नौकरों की लाठियों से जो अपनी जवानी में ही मारा गया। कहने का कवि का भाव ये है कि उसको, किसान को बार बार ये याद आता है, वो चित्र याद आता है, वो सीन याद आता है, वो दृश्य याद आता है जब कारकुनों ने, मतलब जमींदार के नौकरों ने अपनी लाठियों से पीट पीट कर उसके प्यारे लाडले बेटे को मार दिया था। इन 2 पैराग्राफ्स का भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पहला पॉइंट देंगे आप कि इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन है और लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठियों से पिटकर मरे पुत्र के दृश्य में बिंब साकार होता है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। भाषा में लाक्षणिकता है। संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वे, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन इन पंक्तियों में करते हुए कहता है कि उसका घर द्वार तक, उसके खेत खलिहान, उसका घर, सब कुछ महाजन ने बिकवा दिया और अपने ब्याज की, अपना जो उसने ऋण लिया था उससे, महाजन से, उसने उस ऋण का जो ब्याज था उसकी भी एक पाई पाई उससे चुका ली। उसके सारी जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो खेत खलिहान थे, उसका घर था, सबको किसान का सारी चीज़ें किसान की बेचकर। रह रह आंखों में चुभती वे कुर्क बरधों। बरधों होता है बैल, कुर्क हो गया नीलाम होना, कहते हैं। और किसान की आंखों में रह रहकर वो बार बार, वो सबसे ज़्यादा यही बात चुभ रही थी कि उसकी जो बैलों की जोड़ी थी उसे भी नीलाम कर दिया गया। ये बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है क्योंकि वो उसके रोज़गार का साधन थी जो उसे छीन लिया गया। जो उसकी आमदनी का एक सोर्स था उसे भी उससे छीन लिया गया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम उजली था, लेकिन प्यार से उसे वो उजरी कहकर बुलाता था। तो कहते हैं कि वे भी अपने किसान के सिवा किसी को अपने पास नहीं आने देती थी दूध दोहने के लिए, तो उसे भी मजबूरी के कारण किसान को बेचना पड़ा।
तो इन बातों को याद करके किसान बहुत दुखी होता है। तो वो सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते हैं। बैलों का बिकना, गाय का बिकना, जो दूध देने वाली गाय थी उसका बिक जाना, जो उसे उसे जिसको उसने बड़े प्यार से रखा हुआ था। आगे कहता है, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुक्की खेती। मतलब दुख से भरा हुआ वे सोचता है उन दृश्यों के बारे में कि जो आज भी उसकी आंखों में वे सुख में खेती जो उसकी उजड़ चुकी है, हम जो उसके खेत जो बिक चुके हैं, वे निराशा से हताश हो चुका है उनके कारण कि जो दुख उस पर पड़ा है। तो वो सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं, उसे याद आते हैं कि वे कितना सुख में उसका संसार था, किस तरह उसका पुत्र, उसके बैल, उसकी गायें सब उसको छोड़कर चले गए कर्ज के कारण। अब इन 2 पैराग्राफ्स का शिल्प सौंदर्य भी समझ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट देंगे कि किसान पर महाजनों के अत्याचारों का सजीव वर्णन दिखाई पड़ता है। दूसरा आप दोगे कि नीलामी व गरीबी के कारण बैल व गायें बेचने का दृश्य बड़ा करुणामय है। घर द्वार की कोड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। देशज शब्द बर्धों का सटीक प्रयोग हुआ है। ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। भाषा तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली है। शैली भावात्मक है। बिना दवा दर्पण के धरनी, सवरग चली आंखें आती भर। देख रेख में बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, धरनी कहते हैं पत्नी को, कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। दवा दर्पण हो गया दवा दारू के अभाव में, दवा दारू की कमी में, मतलब उसके पास उसकी दवा के लिए पैसे ही नहीं थे, सब कुछ बिक चुका, उसका सब कुछ बिक चुका था। तो पैसों के अभाव में, गरीबी के कारण उसकी पत्नी उसका साथ छोड़कर चली गई। आंखें आती भर, उसे याद करके उसकी आंखें भर आती हैं। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वो उसका इलाज ही नहीं करवा सका। ये सोचकर उसकी आंखें भर आती थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। देख रेख के बिना मतलब संभाल करने वाला जब कोई नहीं था, तो बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो दूध के बिना उसकी जो पत्नी थी वही उसको दूध देने वाली थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की दूध पीती नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई, क्योंकि उसकी देखरेख करने वाला, उसका पालन पोषण करने वाली उसकी माँ नहीं थी। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो इसमें किसान की विधवा वो पुत्र वधू की बात हो रही है कि पुत्र को तो लाठियों से मार मार के जमींदार के जो नौकर थे उन्होंने मार डाला था। अब जो उसकी विधवा थी, उसकी पतोहू कहती हैं पुत्र वधू को, तो किसान के घर उसकी विधवा पुत्रवधू बची हुई थी, परंतु उसके पति को मारने वाली उसको माना जाता था। मतलब गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ये पति घातिन है, मतलब ये पति को मारने वाली यही है, इसी के कारण इसके पति की मृत्यु हुई है। तो उसको बुरा माना जाता था, उसके बारे में उसको बुरा भला कहा जाता था। तो कहते कि वह लक्ष्मी के समान थी। एक दिन क्या हुआ कि कोतवाल ने उसे अपने पास बुलाया और उसको क्या किया, उसके साथ कुकर्म किया। तो बोला ना, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, उसे कोतवाल ने मंगवाया, उसके साथ कुकर्म किया और लाज के कारण वे डूब कुएं में मरी एक दिन, और लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। मतलब पहले पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी मर गई, उसकी बेटी भी मर गई भूखी रहने के कारण, और फिर पुत्रवधू भी बुरा होने के कारण मर गई। कवि का इन पंक्तियों में कहने का भाव यही है कि हमारा समाज इतना बुरा है कि किसान पर तो इतने दुख आए, इतना बुरा हुआ, उसके पुत्र की मृत्यु हुई, तो उसकी पुत्रवधू को ही उसका दोषी बताया गया और उसको भी पति घातिन कहकर उसको उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, और समाज द्वारा अत्याचारों के कारण उसे भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा। इन 2 पैराग्राफ के शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का सजीव वर्णन किया गया है। धरती,
स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग भाषा को सहजता प्रदान करता है। दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। पति की हत्या के बाद समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। पुलिस के अत्याचार का वर्णन है। भाषा तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली है। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। खैर से मतलब है कि सोचने की बात है कि रूढ़िवादी जो सोच है उस समय के लोगों की वो दर्शाई गई है इसमें कवि द्वारा, कि किसान जैसे सोच रहा है कि कोई बात नहीं, अगर पत्नी की मृत्यु हो भी गई तो जिस तरह से वो तो वैसे भी पैर की जूती के समान मानी जाती है। जैसे जूती फट गई और दूसरी आ जाती है, उसी तरह से एक पत्नी मर गई तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन जवान बेटे की सुध लेना मतलब सुध मतलब याद करके, जवान बेटे की याद से ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है। मतलब पत्नी को वो इतनी अहमियत नहीं दे रहा, उसको इतनी प्राथमिकता नहीं दे रहा, पत्नी से ज़्यादा वे बेटे को याद करके उसकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मतलब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पत्नी के दुख से ज़्यादा उसे अपने पुत्र की मृत्यु का दुख हो रहा है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वे चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कहते हैं किसान अपने पिछले सुख को याद करके, स्मृति होता है यादें, तो जो पिछले सुख की जो खुशहाल उसका जीवन था, उसकी पत्नी थी, पुत्र था और पुत्र वधू थी, बेटी थी, वो सारी बातें याद करके और उसके पास खेत खलिहान थे, उन सबको याद करके वे थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में, एक पल के लिए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन तुरंत मतलब तुरंत ही एक फिर अचानक ही शून्य में गढ़ वे चितवन, चितवन होता है दृष्टि, तो उन दृष्टि जो उसकी शून्य में गढ़ जाती है और ऐसे लगती है, सदृश्य का मतलब होता है के समान, तीखी नोक के समान वे लगने लगती है। कहने का भाव क्या है कि जब वो अपनी खुशहाल जीवन को याद करता है तो साथ ही अगले पल उसे वे वर्तमान के हालात के बारे में सोचना शुरू हो जाता है और उसकी नज़र शून्य में अटक कर रह जाती है। मतलब बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है उसका दिमाग और वह टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र, उसकी वो आंखें तीखी नोक के समान चुभने वाली लगती हैं। लास्ट 2 पैराग्राफ का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं कि इसमें आप लिखेंगे कि इसमें कवि ने रूढ़िवादी मानसिकता का वर्णन किया है कि किस तरह से पत्नी को तो कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, उसे पैर की जूती माना जाता है और पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है। और फिर छाती फटना, सांप लौटना, पैर की जूती, आंखों में चमक आना या लाना आदि मुहावरों का सजीव चित्रण हुआ है। तीखी नोक दृश्य में उपमा अलंकार है। कवि द्वारा रूढ़िवादी सोच पर व्यंग किया गया है और ग्रामीण परिवेश का चित्रण दिखाई देता है और भाषा तत्सम तद्भव खड़ी बोली हिंदी है।